हाय बच्चों, हाउ यू ऑल। तो आज हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस केटीजी शुरू करने वाले हैं। हीट यूनिट को हम शुरू कर रहे हैं और उसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर हम आज चर्चा करेंगे और बात करेंगे। बहुत ही आसान है। तो केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स दो यूनिट हैं जो फटाफट हम देखेंगे। देयर वेरी वेरी इजी और केमिस्ट्री में काफी बड़ा हिस्सा ऑलरेडी आपने कवर किया हुआ होता है फिजिकल केमिस्ट्री में, पर मैं मान के चलूंगा कि वो जो है वो नहीं है कवर्ड, ऐसा टाइप्स का मैं मान के चलूंगा। दो वो ज्यादातर केसेस में आपको अच्छे से आता है। तो बहुत आसान है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा इजी है, पर क्वेश्चंस काफी ज्यादा यहाँ से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और मार्क्स फेच करने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इजी है। बहुत ज्यादा मेहनत की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस बिल्कुल उलझे हुए नहीं बनते, बिल्कुल सीधे सीधे सिंपल सपाट क्वेश्चंस बनते हैं। और फिजिक्स में तो ये टॉपिक और भी आसान है क्योंकि फिजिक्स में हम केवल आइडियल गैसेस की बात करते हैं। फिजिक्स में हम रियल गैसेस की कोई भी बात नहीं करते हैं। रियल गैसेस में थोड़ा बहुत कष्ट, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, थोड़ा बहुत दिक्कतें होती हैं, पर वो केवल केमिस्ट्री में होगी बात। हेंस फिजिक्स की बात करें तो फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इतना आसान टॉपिक है कि अगर आप इसको अपनी स्ट्रेंथ नहीं बना रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं ना। ये बहुत कम समय में बहुत अच्छे लेवल तक इसको पहुंचाया जा सकता है और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। दो मैं नीट के विज़ाविज़ ही आपसे बात करूंगा, पर आप किसी भी लेवल के क्वेश्चन, इवन आप आईटी वाईटी के क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहें वो भी मजे से कर सकते हैं क्योंकि वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आईटी भी इसमें नहीं पूछती है। ठीक है जी। हम ऑब्वियसली नीट से संबंधित बात करेंगे, नीट के आसपास ही घूमेंगे। तो केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर बात होगी। ठीक, अगर मैं पूरे फिजिक्स के सिलेबस को देखूं तो शुरू में 11th क्लास का जो सिलेबस है वो शुरू में हम मैकेनिक्स वगैरह की बात करते हैं। बेसिकली हम सॉलिड बॉडीज की बात करते हैं उसमें ना। हम जानते हैं 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, जिसमें से सॉलिड से संबंधित सारी कहानी मैकेनिक्स में हो जाती है। फिर लिक्विड मतलब फ्लूइड्स से संबंधित जो बातें हैं, फ्लूइड्स तो बेसिकली लिक्विड और गैस है, पर लिक्विड से संबंधित जो बातें हैं वो फ्लूइड जो टॉपिक है हमारा, जिसमें फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स है, 2 हिस्सों में तोड़ के उसको देखते हैं। वो बेसिकली लिक्विड्स को स्टडी करने के लिए है। रह गई जो गैसेस हैं उसको स्टडी करने के लिए केटीजी और थर्मोडायनामिक्स दोनों ही जो टॉपिक है वो गैस की स्टडी है। तो बेसिकली केटीजी जो है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है भी उसमें, वो केवल गैसेस की स्टडी, और वो भी कौन सी, आइडियल गैसेस की स्टडी है। तो फटाफट से अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का अगर एक क्विक कंपैरिजन करें सो दैट हम गैसेस के बारे में थोड़ा सा आइडिया, हम उसका क्विक कंपैरिजन से थोड़ा सा हम आइडिया लगा पाए, तो हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना। तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है। ऐसा होने की वजह से, स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से सॉलिड अपना डेंसिटी भी कांस्टेंट रखता है और अपना शेप भी कांस्टेंट रखता है ना। उसका शेप भी कांस्टेंट रहता है, उसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहता है, और उसका डेंसिटी भी कांस्टेंट रहता है अपने से। ऐसा नहीं कि आपने उसको दबा दिया, बेचारे का कचूबन निकाल दिया। तो शेप, वॉल्यूम और डेंसिटी कांस्टेंट रहते हैं। क्यों रहते हैं ऐसा? कांस्टेंट रहते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है ना। वो शेप भी नहीं अगर इतने फलाने एंगल पर बॉन्ड है तो इतने पर ही रहेगा, राइट। वेरेज अगर अपन लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड रिलेटिवली कमजोर है। ऐसा होने की वजह से टोटल वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगा, पर शेप कांस्टेंट नहीं रहेगा। दैट मींस वो जो एंगल है वो वेरी कर सकते हैं। आप जिस कंटेनर में डाल दोगे लिक्विड उसी कंटेनर की शेप ले लेगा। तो वॉल्यूम और डेंसिटी रहेंगे कांस्टेंट, है ना भी। शेप कांस्टेंट नहीं होगी लिक्विड की। और अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही वीक हैं, और ऐसा होने की वजह से ना वॉल्यूम कांस्टेंट है ना डेंसिटी कांस्टेंट है, केवल टोटल मास ऑफ द गैस ही कांस्टेंट है बस। तो वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों में से कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, केवल मास कांस्टेंट है गैस का, है ना। आप जितना स्पेस दोगे गैस उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी। तो हम ये मानते हैं कि गैसेस जितना कंटेनर का जो साइज है, जो वॉल्यूम है कंटेनर का, वही गैस का वॉल्यूम बन जाता है। ऐसा हम इमेजिन कर लेते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। और अगर अपन आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ही नहीं, जीरो है। आइडियल गैस की अगर बात करें तो आइडियल गैस में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के नाम पर जीरो है, नील बटे सन्नाटा है। नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, है ना। तो आइडियल गैसेस में तो कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ही नहीं, कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं। ऐसा होने की वजह से आइडियल गैस को अपन ना तो लिक्विफाई कर सकते हैं ना सॉलिडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड स्टेट में जाने के लिए तो आपको फोर्सेस चाहिए। ना ही आइडियल गैस की कोई भी पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई चीज हो सकती है, क्योंकि फोर्स ही नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी कहां से आएगी, है ना। तो आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ही जीरो होगी। हेंस आइडियल गैस के पास केवल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, और ना ही उसका स्टेट चेंज किया जा सकता है। नो स्टेट चेंज, आइडियल गैस का स्टेट नहीं बदला जा सकता है ना।
सॉलिड लिक्विड टाइप्स की कहानियां उसमें नहीं चलाई जा सकती हैं। ठीक, तो इस तरह की कुछ बातें हमें इसमें करनी है। आइए जरा जो शीट अटैच हुई है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ मैंने पॉइंट बना रखे हैं, उनको फटाफट देखें, क्योंकि है तो ये थ्योरेटिकल ही कहानी इसकी, तो कोई चीज हमसे छूट ना जाए। तो मैं फटाफट से रीड आउट कर रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको साथ के साथ में समझाता जाऊंगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। ऑब्वियसली इन केस ऑफ गैसेस थर्मल एक्सपेंशन इज वेरी लार्ज, है ना, थर्मल एक्सपेंशन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड उतना थर्मल एक्सपेंड नहीं करेंगे जितना गैसेस करेंगी, है ना भाई। एंड टू स्टेट द कंडीशन ऑफ अ गैस, गैस की कंडीशन बताने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए, हमें प्रेशर पता होना चाहिए और हमें टेम्परेचर पता होना चाहिए। दैट मीन्स PV and T, ये जो तीन पैरामीटर्स हैं, ये तीन पैरामीटर्स हमें गैस के लिए पता होने ही चाहिए। हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन PV=nRT को भी जानते हैं। तो किसी गैस की स्टेट को, मतलब उसको समझने के लिए, स्टेट ऑफ गैस, किसी गैस की स्टेट को समझने के लिए हमें तीन पैरामीटर पता होने चाहिए, जो कि है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अच्छा जी, फिर ये कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात कर रहा है जो मैंने अभी आपसे करी कि सॉलिड के लिए हाईएस्ट है, फिर लिक्विड, फिर रियल गैस, फिर आइडियल गैस जिसमें जीरो है। देन पोटेंशियल एनर्जी सॉलिड की सबसे कम, फिर लिक्विड की, फिर रियल गैस की, फिर आइडियल गैस की। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ऐसा केवल इसलिए क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, इस वजह से ऐसा हुआ है ना। है सॉलिड की पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली है तो सबसे ज्यादा, पर नेगेटिव में सबसे ज्यादा है, और ये नेगेटिव साइन का ध्यान रख के लिखा गया है। इस वजह से हम कहेंगे कि आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है और जीरो है। रियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी आइडियल गैस से कम है पर नेगेटिव है, और नेगेटिव और ज्यादा नेगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होने की वजह से ऐसा बैठा, कभी कभी धोखा हो जाता है, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के सम टोटल से इंटरनल एनर्जी बनेगी, और आइडियल गैस के लिए इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। एट अ गिवन टेंपरेचर फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इज सेम फॉर ऑल। इंटरनल, क्योंकि इंटरनल काइनेटिक एनर्जी टेंपरेचर डिपेंडेंट है, तो टेंपरेचर, सेम टेंपरेचर पर सब लोगों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी वुड बी मैक्सिमम फॉर आइडियल गैस क्योंकि जीरो है, एंड वुड बी मिनिमम फॉर सॉलिड क्योंकि नेगेटिव है ना भाई। और ऐसा जिक्र किया है, बातचीत हो रही है। और देखो, एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर रेरिफाइड एंड कंप्रेस्ड गैस, रेरिफाइड मतलब जिसमें मॉलिक्यूल दूर दूर है, कंप्रेस जिसमें डेंसिटी ज्यादा है ना भी। एट अ गिवन टेम्परेचर, तो एक ही टेम्परेचर पर अगर अपन बात करते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी सेम आएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, सीखेंगे अभी हम आगे। पोटेंशियल एनर्जी रेरिफाइड गैस की ज्यादा होगी कंप्रेस्ड गैस से, है ना। और जो इंटरनल एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी रेरिफाइड गैस की कंप्रेस्ड गैस से ज्यादा होगी। वो कभी कभी पूछ लेता है, केवल जानकारी के लिए यहां पर मैंने चीजों को लिखा हुआ है। फिर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी और एसटीपी, जो काफी हद तक एक जैसी है, केवल जो बारीक सा अंतर है वो है टेम्परेचर का, कि जो एनटीपी का टेम्परेचर है वो है 0 और एसटीपी का टेम्परेचर है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी प्रेशर और वॉल्यूम दोनों में एक जैसे हैं। अच्छा जी, फिर आइडियल गैस कंसेप्ट की क्या बात हो रही है? अ गैस व्हिच फॉलोज ऑल गैस लॉज एंड गैस इक्वेशन एट एवरी पॉसिबल टेंपरेचर एंड प्रेशर इज नोन एज आइडियल और परफेक्ट गैस। तो क्या है परफेक्ट गैस? जो सारी गैस लॉज का पालन करती है हर सिचुएशन में, जो हर सिचुएशन में गैस, मतलब हम जिसके लिए इक्वेशंस लिख पाए वो आइडियल गैस है, ऐसा कह लो। जो कभी भी किसी भी प्रकार की जिसमें गड़बड़ नहीं होती, ऐसी कोई स्टेट नहीं है जिसको हम फिर इक्वेशन से एक्सप्रेस ना कर पाए, ऐसा परफेक्ट सर्वेंट इज परफेक्ट गैस। Volume of a gas molecule is negligible as compared to volume of a container. So volume of gas is equal to volume of container, except at 0 Kelvin. 0 Kelvin एक theoretical temperature है, इस टेम्परेचर पर सब तरह के मोशन खत्म हो जाते हैं, hence ये obviously unattainable टेम्परेचर है। 0 Kelvin के अलावा कंटेनर का वॉल्यूम और गैस का वॉल्यूम एक ही है। क्यों? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स का खुद का जो वॉल्यूम है वो खुद भी तो पार्टिकल जैसे है ना, छोटे छोटे बॉल जैसे हैं, वो नेग्लिजिबल है, हेंस कंटेनर का वॉल्यूम इज इक्वल टू गैस का वॉल्यूम। ऐसा हम लेकर चलते हैं। अच्छा जी, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। आइडियल गैस के लिए हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज 0, सो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज परफेक्टली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर। ये मैंने अभी आपको समझाया भी था और डिटेल में भी अभी इस पर बात होगी। ठीक है जी, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ये एक लॉ से आता है जिसको भी हम सीखेंगे, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी या मैक्सवेल्स लॉ भी कह सकते हैं। अच्छा जी, फिर वही सब चीजें रिपीट हो रही हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैसेस कांस्टेंट क्वांटिटी एंड इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट, ऑल रियल गैसेस बिहेव एज आइडियल गैसेस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ये मजेदार है, ऑल रियल गैसेस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर बिहेव एज आइडियल गैसेस, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। ठीक, फिर उसके बाद सीवी जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है का टेम्परेचर के साथ आइडियल गैस और रियल गैस के लिए ग्राफ बनाया है उसने,
वो बस आप ग्राफ थोड़ा सा दिमाग में रखें। दो रियल गैस की फिजिक्स में कोई बात नहीं होती है, ठीक। अच्छा जी, फिर एक और बहुत मजेदार बात है, आइडियल गैसेस के लिए जो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट है और जो प्रेशर एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, मैं किसी हायर टेम्परेचर पर वॉल्यूम लिखूं VT इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस वॉल्यूम कोफिशिएंट अल्फा है 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, और ऐसे ही प्रेशर के लिए भी लिख सकते हैं PT इज इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो अल्फा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, और बीटा कहलाएगा प्रेशर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। आइडियल गैस के लिए ये दोनों भाई साहब बराबर होते हैं और इनकी वैल्यू 1/273 पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अल्फा और बीटा दोनों आपस में बराबर होते हैं और इनकी वैल्यू ये होती है। गैस मॉलिक्यूल हैव पॉइंट मासेस एंड नेग्लिजिबल वॉल्यूम एंड वेलोसिटी इज वेरी हाई। जो गैस मॉलिक्यूल की रैंडम वेलोसिटी है जिससे वो चल रहे हैं वो बहुत हाई है, 10⁻7 सेंटीमीटर पर सेकंड है। दैट इज व्हाई देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन देम, है ना, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट गैसेस पर नहीं, क्योंकि बहुत हाई स्पीड से चल रहे हैं। यहां तक हमें समझ में आना चाहिए। नाउ इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस की जैसे ही आइडियल गैस का जिक्र होता है एक इक्वेशन हमारे दिमाग में बैठ जाती है, PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT। तो P प्रेशर P, वॉल्यूम V इज इक्वल टू N नंबर ऑफ मोल्स इंटू गैस कांस्टेंट R इंटू T। तो PV इज इक्वल टू nRT स्टैंडर्ड आइडियल गैस की इक्वेशन है। हम इसको डिराइव भी करेंगे, कैसे निकला इस पर भी बात करेंगे। पर आप एक बात अच्छे से दिमाग में बैठा लें, जैसे ही उसने कहा आइडियल गैस, एक बात पक्की हो गई कि PV इज इक्वल टू nRT है। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नाउ नंबर ऑफ मोल्स को मैं कैसे लिखूंगा, टोटल मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ये N नंबर ऑफ मोल्स है ना भाई। तो टोटल मास अगर गैस का मान लेते हैं M है, कैपिटल M है, और मॉलिक्यूलर मास मान लेते हैं M0 है, तो क्या नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे M डिवाइडेड बाय M0। हेंस PV इज इक्वल टू M बाय M0 इंटू R इंटू T भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। टोटल मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, टोटल मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास विल गिव यू नंबर ऑफ मोल्स इंटू R इंटू T, ठीक है जी। अच्छा, यहां जो K आ रहा है ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, राइट, और हमारा जो R है वो है गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में एक बहुत मजेदार रिलेशन है, अभी यहीं पर ही समझ लो। गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इनटू योर एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को अगर मैं A का सिंबल दूं, गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इनटू एवोगैड्रो नंबर, है ना। तो R इज इक्वल टू K इनटू A। गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K इनटू एवोगैड्रो नंबर A इंटू एवोगैड्रो नंबर A, ठीक है जी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, ऐसा है। तो फिर हम इसको डिफरेंट फॉर्मेट में बदल सकते हैं, वो बदलेंगे आगे। अच्छा जी, अब कुछ लॉज हैं जो आप अच्छे से जानते हैं, केमिस्ट्री में जानते हैं, जो सब PV इज इक्वल टू nRT से आ रही हैं। फटाफट से उनके सबके नाम समझ लें, जिनको अपन गैस लॉज बोलते हैं। फिजिक्स में उनको कोई ज्यादा खास यूज नहीं होता है, पर हमें आना चाहिए जरूर। जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉयल्स लॉ, है ना। तो बॉयल्स लॉ कब लगती है, बॉयल्स लॉ लगती है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो PV इज इक्वल टू nRT से देखो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो क्या PV कांस्टेंट हो जाएगा, दैट मींस P प्रोपोर्शनल टू 1/V की इक्वेशन बन जाएगी। P प्रोपोर्शनल टू 1/V की इक्वेशन बन जाएगी। इसको ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें PV ग्राफ पर, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का बनेगा। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का बनेगा, है ना। और अगर मैं PV वर्सेस V का ग्राफ खींचना चाहूं, PV तो PV बराबर nRT है, तो PV तो बेसिकली टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, तो ग्राफ कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। ऐसे ही PV वर्सेस P का ग्राफ खींचोगे तो वो भी कैसा आएगा, वो भी कांस्टेंट आएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्या कहेंगे इसको, बॉयल्स लॉ। हेंस बॉयल्स लॉ का क्या मतलब, टेम्परेचर कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ मतलब P1 V1 बराबर P2 V2। बॉयल्स लॉ मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, राइट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट बॉयल्स लॉ है। अच्छा जी, सिमिलरली चार्ल्स लॉ मतलब प्रेशर कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ मतलब क्या, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। हेंस PV इज इक्वल टू nRT में प्रेशर कांस्टेंट कर दो, तो क्या T/V का रेशो कांस्टेंट रहेगा। हेंस क्या हम कहेंगे कि T/V का रेशो कांस्टेंट है और T इज प्रोपोर्शनल टू V। कैसे भी कह लो, टेम्परेचर T इज प्रोपोर्शनल टू V, तो T इज प्रोपोर्शनल टू V। हेंस V वर्सेस T का ग्राफ खींचोगे तो कैसा आएगा, Y इज इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। नाउ V/T वर्सेस V का ग्राफ खींचोगे तो V और T चूंकि प्रोपोर्शनल है तो V/T तो हो जाएगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ग्राफ चलेगा। और ऐसे ही यहां भी V/T वर्सेस T का ग्राफ खींचोगे तो कैसा आएगा, कांस्टेंट ग्राफ आएगा। सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें करने को। तो चार्ल्स लॉ मतलब क्या, प्रेशर कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ मतलब क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ मतलब क्या, प्रेशर कांस्टेंट। गे-ल्यूसैक्स लॉ मतलब क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो गे-ल्यूसैक्स लॉ मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। अब अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं तो ऑब्वियसली प्रेशर वुड बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। PV इज इक्वल टू nRT का ही खेल चल रहा है।
P would be proportional to temperature, है ना? तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ खींचोगे तो ये y इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ बनेगा। P बाई टी चूंकि कांस्टेंट है तो वो ना तो प्रेशर के साथ वेरी करेगा ना टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा, ठीक है भाई। तो वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब गे-ल्यूसेक लॉ। तो P, V और T में से टेम्परेचर कांस्टेंट बॉयल्स लॉ, प्रेशर कांस्टेंट चार्ल्स लॉ और वॉल्यूम कांस्टेंट गे-ल्यूसेक लॉ। एवोगैड्रो लॉ आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या कहती है हमसे एवोगैड्रो लॉ? अकॉर्डिंग टू इट एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर सेम कर दिया, प्रेशर सेम कर दिया, वॉल्यूम भी सेम कर दिया, तो नंबर ऑफ मोल भी सेम हो गए। अब अगर नंबर ऑफ मोल सेम हो गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम हो गए, इज इट नॉट? दिस इज एवोगैड्रोस लॉ, दिस इज एवोगैड्रोस लॉ। तो ये सब लॉज हैं जो कि एक्चुअली केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो अभी हम जिसमें हम डिटेल में जाने वाले हैं उनके उससे सारी लॉज को निकाला जा सकता है। दो ये लॉज अलग अलग लोगों ने पहले ही निकाल लिए थे, है ना? सब लोगों ने इन लॉज को पहले ही निकाल लिया था, फिर केटीजी के थ्रू हमने कुछ बात करी, कुछ मैक्सवेल ने कुछ कहानी कही, कुछ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह बनाया, उसके थ्रू हम समझ गए कि ये सारे के सारे जो लॉज हैं ये आ कहां से रहे, वो हमने सारी कहानी को समझ लिया। वो है, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कंबाइंडली क्लॉसियस और मैक्सवेल, तो क्लॉसियस एंड मैक्सवेल दोनों ने इस पर कंबाइंड काम किया। दे कंबाइंडली डेवलप द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन गैस लॉज इन टर्म्स ऑफ मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ऑब्जेक्टिव क्या था? जो गैस लॉज हैं जो डिस्कवर कर लिए गए थे उनको हमें समझाना है इन टर्म्स ऑफ मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। द थ्योरी इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग एजम्पशन एज रिगार्ड टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल एंड द नेचर ऑफ गैसेस। तो अब हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स एजम्पशन ऑफ केटीजी। केटीजी की क्या एजम्पशन है, और अब यहां से हमारा जो सिलेबस है वो प्रॉपर्ली शुरू हो जाएगा, चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो केटीजी के पोस्टुलेट्स बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं। पोस्टुलेट्स क्या हैं? तो देखो जरा बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या क्या है। एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल नॉन एज मॉलिक्यूल्स, है ना? हर गैस में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि आइडेंटिकल है ना? द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर ऑल आइडेंटिकल बट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अनदर गैस। एक गैस के सभी मॉलिक्यूल आइडेंटिकल हैं पर दूसरी गैस से अलग है। ऑब्वियसली क्लोरीन के सभी मॉलिक्यूल एक जैसे हैं पर क्लोरीन के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ऑब्वियसली अलग अलग है ना? तो कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल, ये पहला पोस्टुलेट है। दूसरा, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर आइडेंटिकल, स्फेरिकल, रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मासेस। मतलब एक स्फीयर जैसा है, एक बॉल जैसा है। मॉलिक्यूल कैसा है? मॉलिक्यूल एक स्फेरिकल बॉल जैसा है और 100% इलास्टिक है। हेंस अगर वो दीवार से टकराएगा भी तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। दिस साइज इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस काफी ज्यादा है और मॉलिक्यूल का खुद का जो साइज है वो बहुत ही छोटा है, नेग्लिजिबल है। अच्छा जी, ये तो हो गया बेसिक पोस्टुलेट्स। अब आ जाते हैं जो मोशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का कंटेनर के अंदर। मान लेते हैं ये मेरा एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मैंने एक आइडियल गैस भर लिया है ना? ये एक आइडियल गैस है। तो ये जो मॉलिक्यूल भाग रहे हैं इधर उधर रैंडमली, इनके बारे में कुछ assumptions है। क्या क्या? मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस कीप ऑन मूविंग रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। दे मूव इन ऑल डायरेक्शंस विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। इस कमरे में जो हवा है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल लाई बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी, है ना? तो 0 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी स्पीड हो सकती है गैस मॉलिक्यूल की, मुझे नहीं पता। 0 से इंफिनिटी तक कुछ भी स्पीड हो सकती है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग विद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज मैक्सिमम। और एक स्पीड ऐसी है जिस पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे उसको हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं, जो फिर बाद में मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से भी हमने समझा और उसके न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन भी समझे, वो बाद में समझेंगे। अभी केवल हम नाम समझ लें कि वो मॉलिक्यूल या जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से चल रहे होंगे उनकी जो संख्या है वो सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से चल रहे होंगे। हेंस बहुत कम मॉलिक्यूल होंगे ना के बराबर जो 0 वेलोसिटी पर होंगे, और बहुत हाई वेलोसिटी पर भी बहुत थोड़े से मॉलिक्यूल होंगे। ज्यादातर जो मॉलिक्यूल होंगे वो किसी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पर चल रहे होंगे या उनकी वेलोसिटी कोई मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगी। यहां तक समझ में आती बात हमें? अच्छा जी, अब जब मॉलिक्यूल चलेंगे, कंटेनर से टकराएंगे, आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, तो कोलिजन्स होंगे। उनके कुछ assumptions हैं। द गैस मॉलिक्यूल कीप ऑन कोलाइडिंग अमंग देमसेल्व्स एज वेल एज विद वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल। आपस में भी टकरा रहे हैं, दीवार से भी टकरा रहे हैं, और इस टक्कर से ही पैदा हो रहा है प्रेशर। इस कोलिजन से ही पैदा हो रहा है प्रेशर। दीज कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, है ना? दीज कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। ये जो टक्कर है ये 100% इलास्टिक नेचर की है। अच्छा जी, अब क्या होगा जब कोलाइड करेंगे? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो नहीं है मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे पर जब टकराएंगे तो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। हेंस मॉलिक्यूल एक दूसरे पर फोर्स केवल और केवल तभी लगाएंगे जब कोलिजन होगा। तो नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। इन जनरल देयर इज नीदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्शन
ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल इज इनइफेक्टिव, वो हमने बात करी ली, ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल मासेस एंड वेरी हाई स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा जी, प्रेशर से संबंधित बातों को देखो। मॉलिक्यूल कॉन्स्टेंटली कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर ड्यू टू विच देयर मोमेंटम चेंजेस, जाता है दीवार से टकराता है, टकरा के डायरेक्शन बदलता है, ऐसा हो जाने से मोमेंटम चेंज होता है मॉलिक्यूल का। हेंस दीवार मॉलिक्यूल पर फोर्स लगाती है और मॉलिक्यूल दीवार पर फोर्स लगाता है, वही फोर्स पर यूनिट एरिया बनता है प्रेशर। हेंस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि कोलिजन में उनका मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो मॉलिक्यूल कॉन्स्टेंटली कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ड्यू टू विच देयर मोमेंटम चेंजेस, है ना। तो मॉलिक्यूल कॉन्स्टेंटली कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर्स ड्यू टू विच देयर मोमेंटम चेंजेस, दिस चेंज इन मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, कंसीक्वेंटली प्रेशर इज एक्सर्टेड। कंसेप्ट ऑफ प्रेशर आ गया। कंसीक्वेंटली प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो गैस मॉलिक्यूल कंटेनर वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, उसी को हम गैस का प्रेशर बोलते हैं। ये अगर मान लेते हैं कोई कंटेनर है और इसमें गैस है, हम कहते हैं ना गैस पी प्रेशर पर है। तो ये पी प्रेशर बेसिकली है क्या? ये वो प्रेशर है जो गैस मॉलिक्यूल कंटेनर वॉल्स पर लगा रहे हैं। जो प्रेशर कंटेनर वॉल्स पर गैस मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं उसी को हम गैस का प्रेशर बोल देते हैं। सही है? जो दीवारों पर प्रेशर लगा रहे हैं उसी को हम गैस का प्रेशर बोल देते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, assumption regarding density, the density of gas is constant at all points of the container। तो हमने मान ही लिया कि यूनिफॉर्म डेंसिटी है, डेंसिटी हर जगह पर एक जैसी है। अच्छा जी, the molecule of a gas are in a state of continuous random motion, they move with all possible velocities on all possible directions, they obey Newton's law of motion। एक और इसमें बात आ गई कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ओबे होगा। हेंस जब मोमेंटम चेंज होगा तो F बराबर dp by dt वाला जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो मान्य है, वो वैलिड है। तो F बराबर dp by dt की मदद से हम फोर्स वगैरह और फिर फोर्स की मदद से हम प्रेशर वगैरह निकाल सकते हैं। अच्छा जी, मीन मोमेंटम, मोमेंटम एज अ वेक्टर का अगर मीन निकालोगे तो ऑब्वियसली जीरो आएगा। ऐसे ही वेलोसिटी एज अ वेक्टर का मीन निकालोगे, एवरेज निकालोगे तो जीरो आएगा, जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। क्यों? क्योंकि रैंडम मोशन है, कोई एक मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है तो कोई दूसरा नीचे भी जा रहा है। तो जब वेलोसिटी एज अ वेक्टर को एवरेज निकालोगे, सबको जोड़ोगे तो जीरो आ जाएगा, है ना। The average distance traveled by molecule between two successive collision is called as mean free path। ये थोड़ी मजेदार चीज है, mean free path। mean free path क्या है? Average distance traveled by a molecule before two successive collision। मैं एक मॉलिक्यूल हूं, मैं अभी किसी से टकराया, फिर दोबारा किसी से टकराऊंगा, इन दोनों के बीच में मैं जितना चल लूंगा दैट इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ। और इन दोनों के बीच में जो समय होगा, है ना, दैट इज कॉल्ड एज फ्री टाइम। The time taken during which a collision takes place is negligible as compared to the time taken by the molecule to cover the mean free path। That means collision में समय तो ना के बराबर लग रहा है in comparison to mean free path को चलने में जो समय लग रहा है। So NTP ratio of time of collision to free time is 10 to the power minus 8:1। That means अगर मॉलिक्यूल को एक जगह से, एक फर्स्ट कोलिजन और सेकंड कोलिजन के बीच में अगर 1 सेकंड का इंटरवल है तो कोलिजन 10 to the power minus 8 सेकंड में होगा। दैट मींस ये आपस में कंपैरेबल ही नहीं है। दैट मींस कोलिजन टाइम को हम पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकते हैं। व्हेन अ गैस टेकन इनटू अ वेसल, it is uniformly distributed in the entire volume of the vessel such that its density, molecular density, motion of molecules, etc. are all identical in all directions, therefore root mean velocity exists, right। तो सारे मॉलिक्यूल सभी डायरेक्शन में चल रहे हैं और उसकी वजह से रूट मीन वेलोसिटी की बात होगी। तो x, y और z में अगर वेलोसिटी vx, vy और vz है तो vx का स्क्वायर बराबर vy का स्क्वायर बराबर vz का स्क्वायर है। और ऐसा होने की वजह से x, y और z डायरेक्शन में जो प्रेशर एक्सर्ट होंगे वो भी सब आपस में इक्वल है, बराबर है। ऑल दीज assumptions can be justified if the number of gas molecules are very large। Hence हमें लार्ज सैंपल साइज लेना है, हमें जो सैंपल साइज लेना है वो बड़ा लेना है। बड़े सैंपल साइज पर ये सारी चीजें वैलिड हैं। ठीक है बच्चों, तो बेसिक एजम्पशंस जो हैं आइडियल गैस के, केटीजी के जो बेसिक एजम्पशंस हैं और जो बेसिक इनिशियल बातें हैं वो हमने सारी करी, डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो प्रेशर का एक्सप्रेशन है P जोड़ो 1/3 ρ v स्क्वायर, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज गिवन बाय 1/3 ρ इनटू V RMS का स्क्वायर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। इसको हम बिल्कुल ठंडे दिमाग से, आराम से, तसल्ली से अगली क्लास में डिराइव करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसी के थ्रू हम सारी गैस लॉस को निकाल सकते हैं, इंक्लूडिंग आइडियल गैस। आइडियल गैस की इक्वेशन भी यहीं से निकाल सकता हूं और बाकी सारी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, फलाना लॉ, डिकानो लॉ, सब कुछ यहीं से निकाल सकता हूं। हेंस कोई एक फॉर्मूला जो पूरे केटीजी को जस्टिफाई करता हो, ऐसा कोई पेरेंट फॉर्मूला कोई मुझसे पूछे तो मेरा जवाब है P जोड़ो 1/3 ρ VRMS का स्क्वायर, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो जी, थैंक यू वेरी मच।